मेटल के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल का, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कंडक्टिविटी रिड्यूस कर गई। लिख लीजिए, सिग्मा रिड्यूसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडक्टिविटी रिड्यूसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कॉपर रॉड की रिड्यूस कर जाती है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिक्रीज कर जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कॉपर की रॉड को बर्फ के अंदर आइस बॉक्स में रख दे तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कॉपर रॉड की जगह अगर जर्मेनियम रॉड की बात करें, जर्मेनियम की रॉड है जो कि सेमी कंडक्टर है। क्या है बच्चों? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के केस में आपको याद होगा 10th क्लास में ग्राफ प्लॉट कराया गया था सेमी कंडक्टर का और कंडक्टर का, याद है टेम्परेचर का? तो अगर सेमी कंडक्टर में की बात करें, फॉर सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में अंतर मालूम है ना आपको? कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में अंतर मालूम है? इफ सेमी कंडक्टर जर्मेनियम रॉड की बात करें, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर जर्मेनियम रॉड के केस में आर प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर होता है बेटा, याद रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जर्मेनियम रॉड इज हीटेड, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सेमी कंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन की रॉड है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेमी कंडक्टर है अगर, इसमें जर्मेनियम सिलिकॉन एक्सेट्रा, जर्मेनियम नाम सुना है? सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये सब सेमी कंडक्टर है बेटा। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? कंडक्टर है। तो किसी भी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेमी कंडक्टिंग रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया आपको? इज दिस क्लियर? तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो टॉपिक मैं ले रहा हूं, ये टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, बोर्ड हो या जेईई नीट कोई भी हो। इसको कहते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हर बुक में आप देखेंगे बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो हेडिंग डाल दीजिए। एनसीईआरटी से लेकर रेस्निक हॉलिडे कोई भी बुक उठाएंगे बहुत डिटेल में दिया हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें एक लाइन आप लिख लो, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी, n इंटीजर है बच्चों, 1 2 3 इंटीजर है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सबको मालूम है। तो इंटीजर अगर पुट करें तो Q होगा प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E सो ऑन सो फोर्थ। इसको ये अलग अलग ये चार्ज क्वांटा है, डिस्क्रीट चार्ज क्वांटा, E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10 10E, these are क्वांटा, चार्ज क्वांटा। आगे आप चलेंगे ना तो आपको एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में, जो लाइट फॉल कर रही है फोटोन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एनर्जी क्वांटाइज्ड, उसी तरह से चार्ज क्वांटाइज्ड। क्लियर? एक्चुअली चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, ये नोट कर लिया आपने ना, कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए चार्ज बॉडी कोई चार्ज स्फीयर है, सब ध्यान से समझो, चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज स्फीयर को आप अनार मान लो, पोमग्रेनेट मान लो, चार्ज स्फीयर को अनार मान लो, तो उसके अंदर जो उसके सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, वो उस चार्ज बॉडी के क्वांटाज हैं, चार्जेस हैं। जैसे किसी अनार को अगर एक चार्ज स्फीयर मानते हो, तो उसके जो चार्जेस हैं, उसके बीज जिस तरह से, उसके सीड्स उसके अंदर अरेंज्ड हैं, उसी तरह से ये चार्जेस अरेंज्ड हैं। दीज आर द सीड्स, उन्हीं सीड्स को ही क्वांटा बोलते हैं। किसी स्फीयर को अगर पोमग्रेनेट मानते हो, तो पोमग्रेनेट के जो सीड्स हैं वो उसके चार्जेस हैं। पिक्चर क्लियर हो गई एकदम? किसी बॉडी का चार्ज कैसे होता है ये बात क्लियर हो गई। उसी को क्वांटा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज क्वांटा। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिला बच्चों। तो एक लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स साइंटिस्ट का नाम है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस फार्मूले की ओरिजिन, ये फार्मूला ओरिजिनेट हुआ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। लेकिन यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है? लेकिन आज आप एनसीईआरटी में देखोगे बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप किसी भी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। इसको इंटीग्रल क्वांटाइजेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रल क्वांटाइजेशन, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीग्रल क्वांटाइजेशन। लेटेस्ट डिस्कवरी है क्वार्क थ्योरी, mentioned in NCERT in every book, quark theory. Actually इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनडिविजिबल हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बट क्वार्क थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, दे आर डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर डिविजिबल, बट ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की जा सकी, क्योंकि कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वार्क को लेके नहीं बनाया गया। बोर मॉडल या जो भी मॉडल है ओनली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनको इंडिविजिबल मानते हैं। तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि अगर क्वार्क थ्योरी को इंप्लीमेंट करें तो ये क्वांटाइजेशन N/3 हो जाता है। तो आप एक लाइन यहीं पे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, QUARK,
Quark's theory, according to Quark's theory, Q equals to Ne by 3. According to Quark theory, Q equals to Ne by 3. तो प्लस माइनस ई बाई 3 प्लस माइनस 2e by 3 3e by 3 फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन, फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन, फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन, e by 3 2e by 3 3 by 3 4e by 3 फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी। 6 तरह के क्वार्क डिस्कवर किए गए हैं बच्चों। क्वार्क पार्टिकल जो है, क्वार्क 6 तरह के डिस्कवर किए जा चुके हैं। पहला है अप, दूसरा है डाउन, फर्स्ट इज अप, दूसरा है डाउन, थर्ड चार्म, स्ट्रेंच, नेक्स्ट है टॉप और लास्ट है बॉटम। कुल 6 तरह के क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं, बट क्वार्क थ्योरी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन जो है, इसलिए बता रहा हूं इसको क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वार्क थ्योरी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 31 पेज 49 जब आप खोलेंगे तो वो क्वेश्चन क्वार्क थ्योरी पे बेस्ड है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जानना जरूरी है आपको, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। Q is equal to Ne, integral quantization according to Millikan-Aldrich experiment. Q is equal to Ne by 3, fractional quantization according to quark theory. कितने तरह के क्वार्क हैं? 6 तरह टाइप के, अप डाउन चार्म स्ट्रेंथ टॉप एंड बॉटम। इलेक्ट्रॉन, ये चीज क्वेश्चन नंबर 31 में आप जब कराऊंगा तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन आप प्रूफ करेंगे 2 अप 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन बना है। यही आपको उस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो वो अभी लूंगा मैं, बट फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि Q इज इक्वल टू Ne जो फार्मूला है उसका नाम क्या है? इंटीग्रल क्वांटाइजेशन। और Q इज इक्वल टू Ne by 3 जो फार्मूला है फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात क्लियरली समझ दो बच्चों, क्वार्क थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल जो भी करेंगे हम Q इज इक्वल टू Ne पे करेंगे। किस पे करेंगे? Q इज इक्वल टू Ne पे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 31 क्वार्क थ्योरी पे है, जिसको मैं आपको कराऊंगा क्लास में, ठीक है? तो क्या मैं Q इज इक्वल टू Ne पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दूं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है Q इज इक्वल क्वांटाइजेशन का। देखो बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड, how many electrons will be removed from, how many electrons will be removed from a sphere, how many electrons will be removed from a sphere to leave it with charge of, to leave it with charge of 1 microcoulomb, 1 microcoulomb। माइक्रो कितना होता है बच्चों? ठीक है, सॉल्व करिए इस न्यूमेरिकल को। आपको क्वेश्चन ये है कि किसी स्फीयर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज आ जाए। सभी लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच के करिए। Q बराबर Ne लगेगा, जिसमें N निकालना है बच्चों आपको। करेक्ट, वेरी गुड। 6.25 10 to the power 12। एवरीवन फाइंड आउट, निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आ गया बेटा सबका? N इज इक्वल टू Q बाई E। Q कितना दिया है बच्चों? Q कितना दिया है? 10 टू दी पावर -6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू दी पावर -19। इसको ऊपर ले जाइए तो 1/1.6 10 टू दी पावर, ये दोनों पावर ऐड होगा तो +13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 10 टू दी पावर 13 आएगा और ये आ जाएगा 6.25 10 टू दी पावर 12। तो आंसर क्या हुआ कि अगर हम स्फीयर से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्लियर बच्चों? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन, 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पर कितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, कूलाम में बताइए। 75 kg इलेक्ट्रॉन है, उसमें नेगेटिव चार्ज कितने कूलाम का है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलाम का है? 1.6 10 -19 कूलाम का। तो 75 kg इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितने कूलाम का चार्ज होगा? ट्राई करो बेटा, बहुत सिंपल। देखिए 75 kg, एक 75 kg में एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 75 kg जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, n आ जाएगा। Q बराबर n ही लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 75 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास बोलो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मास बोलिए। वेरी गुड, 9.1 10 टू दी पावर -31 kg। kg इन kg कैंसिल, n आ गया। Q इज इक्वल टू n ही लगा दो बच्चों, n की वैल्यू ये हो गई और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 -19 कूलाम। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 30 कूलाम। दिस इज द आंसर, 1.3 10 पावर 13 कूलाम। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल है 1.3 पेज 10 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। Find magnitude of positive and negative charge in a cup of water. Find magnitude of positive and negative charge in a cup of water. यानी अब अगर आप एक कप की बात करें
तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 1 कप इंटरनेशनल मेजरमेंट होता है बेटा 250 ml, 250 ml पूरे विश्व में 1 कप की मेजरमेंट को कहते हैं, याद रखिए। 1 कप या 1 ग्लास भी, 1 ग्लास इज ऑल्सो 250 ml, 250 ml इंटरनेशनल मेजरमेंट। इसको 250 cc लिख सकते हैं बच्चों, इसको 250 cc लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। एक बात बताओ बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना लिख सकते हैं बच्चों? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना। वॉल्यूम कितना दिया है? अगर यहां से हम मास की बात करें तो वॉल्यूम दिया है 250 cc, और वाटर की डेंसिटी बताना 1 ग्राम पर cc। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है ना। वाटर की डेंसिटी होती है, ध्यान से देखिए, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc। cc कैंसिल बेटा, तो 1 कप वाटर में कितना मास है? 250 ग्राम। सब्जेक्टिव एग्जाम है, बोर्ड का है, तो स्टेप दिखा दीजिए। 250 ग्राम, 1 कप में 250 ग्राम वाटर है, क्लियर। अब आप निकालिए 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम बिल्कुल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैपिटल एन लें तो मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो करा रहा हूं, जेईई एडवांस तक इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना है। mNA अपॉन m, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितना मास है बच्चों? मास है 250, एवोगैड्रो नंबर बोलिए 6.02 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया बच्चों। मैं चाहता हूं, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर न्यूट्रल है, तो जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, इतने मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 है, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? स्मॉल एन हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई 10। कोई डाउट इसमें? भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई 10। एक मॉलिक्यूल में H2O है, ये आप सबको क्लियर है, एटॉमिक नंबर 10 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हुआ, ठीक है ना। स्मॉल एन आ गया, Q बराबर N लगा दो बच्चों, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 1.3 10 टू दी पावर 7 कूलम। This is the answer given in the book. (1.3 10 to the power 7). Is this clear बेटा? Is this clear? Is this concept clear? तो क्या मैं इस पर एक HC वर्मा का सिंपल सा क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए? ट्राई करोगे? लिखिए, कोशिश करिए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम वाटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम वाटर। ये
क्वेश्चन नंबर 10 है पेज 121 HCV। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पेज 121 HCV। 100 ग्राम वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, निकालिए, फाइंड आउट। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। हंड्रेड ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई 10, स्मॉल एन आ गया, क्यू बराबर एन ही कर दिया। निकालो आकाश, एवरीवन फाइंड आउट। Approx 0.5 into 10⁷ कूलॉम। हाँ, आंसर जो है 5.3 10⁶ कूलाम है। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। कुछ करना ही नहीं है, स्मॉल एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है ना। तो स्मॉल एम एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूलर मास इंटू 10 कर दिया, m की जगह 100 हो जाएगा, फिर q बराबर n ही लगा देंगे, ये आ जाएगा बेटा 5.3 10⁶ कूलम। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके लाइएगा, ठीक है, करिएगा, ट्राई करिएगा। लिखो बच्चों, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, find magnitude of positive and negative charge, find magnitude of positive and negative charge in 3.2 gram neutral copper sphere, 3.2 gram neutral copper sphere, 3.2 ग्राम न्यूट्रल कॉपर स्फीयर। ठीक है बेटा, ये आप ट्राई करके ले आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस भी करेंगे और वो भी मतलब आपसे आंसर्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। मेथड इज क्लियर। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। कितना होता है बच्चों 63.5। तो पहला स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स 3.2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, हो जाएगा ना। मेथड इज क्लियर, सॉल्व करके इसको आप ले आइएगा। क्लियर, इसको आप ट्राई करके ले आएंगे। ओके बच्चों, आज इतना रखते हैं।